वंदे मातरम। वागर्षी महाविद्यालय की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम बीएससी थर्ड ईयर से बॉटनी थर्ड पेपर का एक टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन। तो कोशिका विभाजन होता क्या है उसके बारे में हम इस स्लाइड में विस्तार से अध्ययन करेंगे कि क्या है कोशिका विभाजन। इस स्लाइड में हम कोशिका के बारे में पढ़ेंगे, कोशिका विभाजन के बारे में पढ़ेंगे, असूत्री विभाजन क्या होता है उसके बारे में अध्ययन करेंगे, समसूत्री विभाजन क्या है उसके बारे में अध्ययन करेंगे और अर्धसूत्री विभाजन क्या है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि मैंने कहा कि हम आज इस स्लाइड में कोशिका विभाजन के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। तो कोशिका विभाजन के बारे में अध्ययन करने से पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि कोशिका होती क्या है, क्या काम करती है, क्या यूज़ है हमारे शरीर में, ये होती क्या है एग्जैक्टली, कोशिका क्या होती है उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो सेल जिसको हम कहते हैं कोशिका, तो कोशिका जो है वो हमारे शरीर की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई है। हम सभी जानते हैं कि कोशिका जो है हमारे शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। संरचनात्मक का मतलब होता है संरचना का निर्माण करने वाली, मतलब हमारे शरीर का जो संरचना है उसका निर्माण हुआ है तो वो किससे हुआ है, कोशिका से। क्रियात्मक का मतलब है कार्यों का संपादन करने वाली। तो हमारे शरीर की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई जो है वो हमारी क्या है, कोशिका है। ये हमारे शरीर की सूक्ष्मतम इकाई भी है। कोशिका जो है वो सभी जीवित चीज़ों की बुनियादी निर्माण का खंड है, मतलब जितनी भी जीवित चीज़ें हैं उनका निर्माण, उनके निर्माण की शुरुआत अगर हुई है तो वो किससे हो रही है, कोशिका से। मतलब कोशिका एक आवश्यक रोल प्ले करती है, हम ये कह सकते हैं, किसी भी जीवित चीज़ के निर्माण में। जैसे हम अगर देखते हैं कि घर और बिल्डिंग का निर्माण हो रहा है तो उसके लिए क्या क्या मेन चीज़ों की आवश्यकता होती है, जैसे सीमेंट है, आपका ईंट वगैरह है, फिर पिलर्स हैं लोहे के, ये सब चीज़ों की बेसिक आवश्यकता होती है। बिना उसके हम किसी भी घर का निर्माण नहीं कर सकते। उसी प्रकार जीवित चीज़ों में का बुनियादी निर्माण, मतलब उनके निर्माण के लिए हमें कोशिका की आवश्यकता होती है। मानव शरीर जो है हमारा खरबों कोशिकाओं का बना होता है। असंख्य कोशिकाएं होती हैं जिनसे हमारा शरीर मिलकर बना होता है। कोशिका जो है हमारे शरीर को संरचना प्रदान करती है। मैंने पहले भी बोला है कि ये हमारे शरीर की क्या है, संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई है। ये हमारे शरीर को क्या कर रही है, एक संरचना प्रदान कर रही है। कोशिका जो है वो भोजन से पोषक तत्व लेकर उन पोषक तत्वों को क्या कर रही है, ऊर्जा में बदल रही है। कोशिका जो है हमारे भोजन से क्या कर रही है, पोषक तत्व ले रही है और उन पोषक तत्वों को ऊर्जा में परिवर्तित कर रही है और जितने भी कार्य हो रहे हैं उनको पूरा करती है। कोशिका जो है हमारे शरीर की वंशानुगत सामग्री भी होती है, इसको हम आनुवंशिक इकाई भी कहते हैं। कोशिका जो है हमारे शरीर की एक आनुवंशिक इकाई भी है और ये अपने स्वयं की प्रतियां बनाने का काम करती है। कोशिका जो है अपने स्वयं की प्रति निर्माण कर सकती है। प्रतियां मतलब उसकी फोटोकॉपी। प्रतियां का मतलब होता है हमारा उस कोशिका की फोटोकॉपी। मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो नई पुरानी कोशिका हैं उन्हीं से ही नई कोशिका का निर्माण होगा। नई कोशिका अपने आप निर्मित नहीं हो सकती है, पुरानी कोशिका से ही नई कोशिका का निर्माण होता है। मतलब एक कोशिका जो है वो टूटकर दो कोशिका का निर्माण करेगी, दो कोशिकाएं फिर आगे टूटकर चार कोशिका का निर्माण करेगी। तो हम कह सकते हैं कि कोशिकाएं जो हैं अपने स्वयं की प्रतिकृतियां बना सकती हैं। फिर हम बात आता है कोशिका की खोज किसने की, किसने इसको देखा। तो सर्वप्रथम कोशिका की खोज जो है वो रॉबर्ट हुक ने की थी 1665 में। तो कोशिका की खोज किसने की है, रॉबर्ट हुक ने। अब देखते हैं कि कोशिका दो प्रकार की होती है। कोशिका की तो बात हो गई कि क्या होती है, क्या है, क्या काम करती है, संरचना और क्रिया का निर्धारण करती है ये हमारे शरीर की। तो कोशिका होती कितने प्रकार की है, तो कोशिका जो है वो दो प्रकार की होती है, प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका। कोशिका कितने प्रकार की होगी, दो प्रकार की, प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका में याद रखने वाली बात है कि इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक नहीं पाया जाता है और एक सिंगल सेल कोशिका होती है, एकल कोशिका होती है ये। और यूकैरियोटिक कोशिका जो है हमारी, उसमें केंद्रक पाया जाता है और ये बहुकोशिकीय कोशिका होती है। अब बात करते हैं हमारे आज के टॉपिक की, जो है हमारा सेल डिवीजन।
सेल डिवीजन से पहले हमने अध्ययन कर लिया कि हमारा सेल होता क्या है, कोशिका होती क्या है। अब हम बात करते हैं कोशिका विभाजन की कि विभाजन होता कैसे है। कोशिका के तो बारे में हमने अध्ययन कर लिया, अब उसका विभाजन कैसे होता है। तो हम जानते हैं कि एक मात्र या जनक कोशिका से नई 2 संतति कोशिकाओं का निर्माण होना हमारा कहलाता है कोशिका विभाजन। मतलब एक मात्र कोशिका है, उससे 2 नई संतति कोशिका का निर्माण हो रहा है तो हमारा क्या कहलाता है, कोशिका विभाजन। जैसे मैंने आपको पूर्व में बताया कि एक कोशिका है वो डिवाइड होकर 2 नई कोशिका का निर्माण कर रही है, तो एक क्या हो गई, मात्र कोशिका हो गई, वो विभाजित हो रही है और 2 नई पुत्री कोशिकाओं का निर्माण कर रही है, जिसे हम क्या कह रहे हैं, कोशिका विभाजन। पादपों में यह विभाजन जो होता है वो जनन कोशिकाओं में होता है। कोशिका विभाजन के 3 मुख्य चरण होते हैं। कोशिका विभाजन के 3 मुख्य चरण होते हैं। फर्स्ट होता है गुणसूत्रों का द्विगुणन, मतलब गुणसूत्रों का वृद्धि होना, उनका द्विगुणन होना। फिर आता है हमारा केंद्रक विभाजन, केंद्रकों का विभाजन होना। फिर आता है हमारा कोशिका द्रव्य विभाजन। केंद्रक विभाजन के प्रकार, ध्यान रखने वाली बात है, केंद्रक विभाजन के प्रकार गुणसूत्रों की गति एवं पुत्री केंद्रकों में उसकी संख्या के आधार पर, गुणसूत्र के विभाजन के प्रकार, केंद्रक विभाजन के प्रकार गुणसूत्रों की गति एवं पुत्री केंद्रकों में उसकी संख्या के आधार पर कोशिका विभाजन जो है हमारा 3 प्रकार से होता है। असूत्री मीन्स अमाइटोसिस, समसूत्री विभाजन माइटोसिस और अर्धसूत्री विभाजन मियोसिस। आज की हमारी इस स्लाइड में हम असूत्री विभाजन के बारे में अध्ययन करेंगे कि असूत्री विभाजन होता क्या है। असूत्री विभाजन अमाइटोसिस कि ये होता क्या है। इस विभाजन की खोज जो है वैज्ञानिक फ्लेमिंग ने की थी 1882 में। 1882 में फ्लेमिंग ने इस विभाजन की खोज की थी। फ्लेमिंग ने बताया था कि असमकेंद्रीय कोशिकाएं जो होती है, असमकेंद्रीय कोशिका, असमकेंद्रीय का मतलब होता है वे केंद्रक जिनमें केंद्रक कला का अभाव होता है। असमकेंद्रीय का मतलब होता है जिनमें कि केंद्रक कला का अभाव होता है। साथ ही जो कोशिकांग होते हैं, कोशिकांग कौन से, जैसे गोल्जी बॉडी है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, क्लोरोप्लास्ट है, राइबोसोम्स हैं, इन सभी का भी इसमें क्या होता है, अभाव होता है। तो असमकेंद्रीय कोशिकाएं वे होती हैं जिनमें कि केंद्रक के चारों ओर केंद्रक कला का अभाव होता है, साथ ही कोशिकांगों का भी अभाव होता है। असमकेंद्रीय कोशिकाओं के प्राकेंद्रक जो होता है वो लंबा होकर मध्य में से क्या हो जाता है, धीरे धीरे संकीर्ण होना शुरू हो जाता है और वो डंबल शेप की आकृति लेता है। धीरे धीरे वो क्या होगा, संकीर्ण हो जाएगा, तो बीच में से क्या होगा, वो उसकी डंबल शेप आकृति का निर्माण हो जाएगा और वो धीरे धीरे उसका खिंचाव बढ़ता जाएगा और बीच में से टूट जाएगा, 2 टुकड़ों में विभाजित हो जाएगा। इस विभाजन में केंद्रीय घटनाएं जैसे स्पष्ट गुणसूत्रों का निर्माण, तर्कु तंतुओं का निर्माण, गुणसूत्रों की गति आदि नहीं होती है। याद रखने वाली बात है कि इस विभाजन में केंद्रीय घटनाओं जैसे स्पष्ट गुणसूत्रों का निर्माण नहीं होता है, तर्कु तंतुओं का भी निर्माण नहीं होता है और गुणसूत्रों की गति भी नहीं होती है। जैसा कि ये देख रहे हो आप, असूत्री विभाजन का चित्र है। मैंने बताया कि बीच में जो केंद्रक होता है, केंद्रक का विभाजन होना शुरू हो रहा है और धीरे धीरे उसमें क्या हो रहा है, संकीर्ण बढ़ रहा है, जिससे वो क्या हो रहा है, डंबल शेप की आकृति ले रहा है और संकीर्ण इतना बढ़ रहा है कि वो बीच में से धीरे धीरे टूटना शुरू हो जाता है और 2 खंडों में बढ़ जाता है, 2 पुत्री कोशिकाओं में उसका निर्माण हो जाता है। तो ये हमारा था असूत्री विभाजन। आज हमने इस स्लाइड में देखा कि कोशिका क्या होती है, उसका विभाजन कैसे हो रहा है, कैसे काम कर रही है, और हमने पढ़ा असूत्री विभाजन के बारे में। आगे की स्लाइड में हम समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन के बारे में विख्यात से पढ़ेंगे। धन्यवाद।